हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवंतिका शुक्ला है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है आईपीसी और बीएनएस के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 में हमारे नए क्रिमिनल लॉ सारे अमेंड हो चुके हैं। उसके बाद से क्या डिफरेंसेस हैं पुराने लॉज में, पुराने क्रिमिनल लॉज में और नए क्रिमिनल लॉज में, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। जब हम बात करते हैं आईपीसी की या इंडियन पीनल कोड 1860 की, तो इसको हम कई फेजेस में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पीनल कोड का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और आज की डेट में हम कौन सा पीनल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो हम इसको कई पार्ट्स में देख सकते हैं। पहली चीज हो गई आपका एंशिएंट पीनल सिस्टम। एंशिएंट पीनल सिस्टम, जब हम बात करेंगे एंशिएंट पीनल सिस्टम की, तो इस समय, इस दौरान हमारी जो कंट्री थी वो हिंदू डोमिनेटिंग कंट्री थी, या फिर हिंदुइज्म बहुत ज्यादा उस समय चरम पे था, या फिर हम देख सकते हैं कि हिंदूज का एवोल्यूशन हो चुका था। तो इसलिए हमारा जो भी पीनल सिस्टम था वो कास्ट बेस्ड होता था। कास्ट बेस्ड का मतलब ये है कि जिस कास्ट ने, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो हिंदुइज्म में सबसे ऊंची कास्ट मोस्टली ब्राह्मण्स को मानते थे। ठीक है, तो उस हिसाब से जो भी जिस कास्ट के हिसाब से जिसका सीक्वेंस आ रहा था, उनको उस ग्रेविटी से पनिशमेंट मिलती थी। जो हिंदूज थे उन्हें उस ग्रेविटी से पनिशमेंट मिलती थी, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि आप इतनी ऊंचे वर्ण के हो करके आप इस तरीके का कोई अपराध करेंगे। तो आपका जो भी अपराध होता था, आपको जो भी सजा मिलती थी वो आपके कास्ट बेसिस पे मिलती थी। धीरे धीरे जब आप मिडिवल पीरियड की तरफ बढ़ना चाहेंगे तो फिर आप मिडिवल पीरियड की तरफ देखेंगे कि मुस्लिम्स या फिर मुगल्स इन्वेजन होता है इंडिया में, और फिर जो हमारा पीनल सिस्टम होता है वो मुगल पीनल सिस्टम पे थोड़ा बहुत रिलाय करना शुरू हो जाता है। इस दौरान हमारी जो पनिशमेंट सिस्टम था वो 4 पार्ट्स में बेस्ड था, जिसमें से पहला है कसास। कसास का ये मतलब है कि, और ये जितने भी पीनल सिस्टम थे ये शरिया के हिसाब से थे। ठीक है, तो कसास का मतलब है टिट फॉर टैट। अगर आप किसी की जान लेते हैं तो अब उसकी फैमिली से आकर के कोई आपकी जान ले लेगा। इसका ये मतलब हुआ टिट फॉर टैट, आपने जैसा किया वैसी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। दूसरा है आपका द्युत। द्युत का मतलब हुआ ब्लड मनी। आपने कोई अपराध किया और अब आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप मनी ऑफर करते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि हम आपका जो भी आपका नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई कर दे रहे हैं पैसों के थ्रू, तो इसको हम कहते थे द्युत। तीसरा जो था आपका वो था हद। हद का मतलब था फिक्स्ड पेनाल्टी। इसका मतलब था कि कई ऐसे अपराध थे जिनमें ऑलरेडी एक पेनाल्टी फिक्स कर दी गई थी और आपको उसी पेनाल्टी के अकॉर्डिंग सजा मिलती थी। और लास्ट में आपका आता है तजीर। तजीर या डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, जो भी काजी साहब बोलेंगे उस हिसाब से आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो जब भी आप मिडिवल पीनल सिस्टम को देखेंगे तो मिडिवल पीनल सिस्टम आपका पूरी तरीके से बेस्ड था शरिया पे, और शरिया में 4 तरीके की मोस्टली पनिशमेंट दी जाती थी। इंडियन रेफरेंस में अगर आप देखेंगे, पहला था कसास, जिसका ये मतलब होता है टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा था आपका द्युत। द्युत का मतलब होता है ब्लड मनी। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई अपराध हुआ है, अगला उस चीज को रेक्टिफाई कर दे रहा है, आपको उस हिसाब से पैसों से या फिर आपका कोई और जरूरत पूरी करके। ठीक है, तीसरा था आपका हद। हद का ये मतलब होता था कि हम इसको रेक्टिफाई करेंगे किसी भी तरीके से एक फिक्स्ड पेनल्टी से। और चौथा था आपका तजीर, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। एज पर द कोर्ट, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी आपको उस हिसाब से सजा मिलेगी। धीरे धीरे आप देखते हो कि इंडिया में मुगल्स के बाद कौन आता है, इंग्लिश आते हैं। ठीक है, अब आप बताएंगे कि इंग्लिश के पहले फ्रेंच आए थे, पोर्चुगीज आए थे, पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे, सब सही है। लेकिन जो भी हमारा इवोल्यूशन है पीनल सिस्टम का, इसमें इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हो कि बैटल ऑफ प्लासी होता है और बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो इंग्लिश आए थे जिनका मेन फोकस था कि उनको यहाँ पर सिर्फ ट्रेड करना है, उनको ये समझ में आने लगा कि ट्रेड तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम चाहें तो इस कंट्री को रूल भी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रेगुलेशन सिस्टम पास किया 1773 का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आता है, और फिर क्या होता है, उसी समय कोर्ट्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें आपका एक काजी होते हैं,
एक मुफ्ती होते हैं और कुछ मौलवी होते हैं। ठीक है, 3 मौलवी होते हैं जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका होता है एक काजी, एक मुफ्ती और 3 मौलवी। इसके ऊपर की कोर्ट में जब आप देखोगे तो एपिलेट कोर्ट्स आती हैं। इंडिया में 4 एपिलेट कोर्ट बनाई गई। ये आपका प्री का भी सवाल होता है कि आपकी जो इंडिया में 4 एपिलेट कोर्ट बनी थी वो कहाँ कहाँ बनी थी। तो वो बनी थी ढाका में, मुर्शिदाबाद में, पटना में और कैलकाटा में। तो जो इंडिया की एपिलेट कोर्ट्स बनाई इसके ऊपर की, वो बनी ढाका में, पटना में, मुर्शिदाबाद में और कैलकाटा में। और इसके ऊपर जो सबसे ऊपर एक कोर्ट बनाई गई, वो बनाई गई आपकी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या फिर सदर निजामत। जो सबसे ऊपर की कोर्ट थी या सुप्रीम कोर्ट थी, उसका नाम था सदर निजामत। ये बनाई गई फोर्ट विलियम्स में, कैलकाटा में। ये भी आपका प्री का सवाल होता है, चाहे अगर आप पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे होगे या फिर आप पीसीएस जे की प्रिपरेशन कर रहे हो। लास्ट टाइम आपका एक क्वेश्चन बना था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ है वो कौन से रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुआ है। उसके बाद आपका एक और प्री का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपकी जो भी एपिलेट कोर्ट्स बनाई गई थी वो कहाँ कहाँ पर थी। 4 जगह पर थी, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद और कैलकाटा में। जो आपकी ये सदर निजामत थी फोर्ट विलियम्स में, इसके जो पहले जज थे उनका नाम था एलिजे एम्पे। ये सदर निजामत के पहले जज थे। इनके ऊपर भी क्वेश्चन हमेशा फॉर्म होते हैं। लास्ट टाइम आपका यूपी पीसीएस जे में आई गेस इसके ऊपर ये क्वेश्चन आया था। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी हम अपने हिसाब से ही, अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से ही गवर्न हो रहे होते हैं। इसके बाद जो इंग्लिश होता है उसको रियलाइज होता है कि अब हमें चेंजेस करने की जरूरत है, और आता है आपका चार्टर एक्ट 1833। जब आपका चार्टर एक्ट 1833 आता है तो उस दौरान क्या होता है, पूरा इनको समझ में आता है कि अब हमको क्या करना होगा, इंडिया का सेंट्रलाइजेशन करना होगा। ठीक है, और उसी दौरान जो कैलकाटा के वॉइसरॉय थे उनको चेंज करके अब बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड बेंटिंग। इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आता है कि उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनको किसे बनाया जाता है, तो विलियम बेंटिंग को बनाया जाता है 1833 में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका प्री का क्वेश्चन फॉर्म करेगा। इसके बाद क्या होता है, विलियम बेंटिंग अपॉइंट करते हैं अपनी तरफ से लॉर्ड मैकॉले को। जब भी आप आईपीसी का नाम लेते हो तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉर्ड मैकॉले का नाम। इनके अंडर फॉर्मेशन किया जाता है फर्स्ट लॉ कमीशन का। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉ कमीशन की, तो इंडिया में उस समय 4 लॉ कमीशन फॉर्म की गई जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स आए थे। जब हम बात करते हैं पहले लॉ कमीशन की, तो इसके जो हेड थे वो थे लॉर्ड मैकॉले, और इन्होंने ड्राफ्ट की 4 चीजें, आईपीसी, सीआरपीसी, लेक्स लोकी की रिपोर्ट और सीपीसी। 4 एक्ट्स इन्होंने फॉर्म किए थे। फिर उसके बाद सेकेंड लॉ कमीशन बनाई जाती है जो कि आपकी बनती है सर जॉन रोमिली के अंतर्गत। जॉन रोमिली इसके चेयरमैन होते हैं, और इनसे ये कहा जाता है कि आप ऐसा है, आप ये जो क्रिमिनल लॉज हैं, आप ऐसा करिए कि जो भी हिंदू लॉज हैं और जो भी मुस्लिम लॉज हैं, इन पर्सनल लॉज को आप कोडिफाई कर दीजिए। तो भाई हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को कोडिफाई करना कोई आसान बात नहीं थी, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को कोडिफाई नहीं किया जा सकता है। इसके बाद क्या होता है, तीसरी लॉ कमीशन फॉर्म होती है, वो भी सेम जॉन रोमिली सर के अंडर ही फॉर्म होती है, और इसमें बनता है आपका एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह। ठीक है, आपका
जो थर्ड लॉ कमीशन होती है उसमें एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह बनते हैं, और फिर आपकी लास्ट जो है लॉ कमीशन बनती है या फोर्थ लॉ कमीशन बनती है, जिसके चेयरमैन होते हैं व्हिटली स्ट्रोक्स है। और ये बनाते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिमिटेशन एक्ट्स वगैरह। तो एनआई एक्ट ये सारे इनके अंडर बनाए गए थे। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ कमीशन का हेड कौन था उस समय, तो तब सर मैकॉले थे। सेकंड लॉ कमीशन में जॉन रोमिली साहब थे, तीसरे में भी जॉन रोमिली साहब थे, और फोर्थ लॉ कमीशन के हेड जो थे वो थे व्हिटली स्ट्रोक्स साहब। ठीक है, इसके बाद आप ये देख सकते हो कि आईपीसी का ड्राफ्ट बन के तैयार हो जाता है आपका फर्स्ट लॉ कमीशन से। इसमें मैकॉले साहब आते हैं और वो ये ड्राफ्ट 1833 में ही बना करके तैयार कर देते हैं, लेकिन इसको लागू कब किया जाता है? 1857 का युद्ध होता है जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। उसके बाद आपका आईपीसी लागू किया गया। बन के पहले ही तैयार हो गई थी, पर इसको लागू करने में इनको काफी वर्ष लग गए। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो आज तक हमारी आईपीसी वही चल रही थी जो मैकॉले साहब ने बनाई थी। लेकिन फिर क्या होता है, फिर बहुत सारे ऐसे क्राइम्स या ऑफेंसेस होते हैं। क्राइम और ऑफेंस में डिफरेंस होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं क्राइम की तो वो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करने वाली चीज होती है, जिसमें कोई इंसान वॉलंटैरिली कोई एक्ट कर रहा है। ठीक है, आप वॉलंटैरिली कोई एक बहुत ही ग्रीवियस ऑफेंस कर रहे हो तो वो हो गया क्राइम। और ऑफेंस की कैटेगरी में वॉलंटैरिली, इनवॉलंटैरिली सारे ऑफेंसेस इंक्लूड होते हैं। इसलिए जब भी आप देखोगे तो सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी डिफाइन करता है ऑफेंस को। कहीं पर भी क्राइम शब्द का उपयोग आईपीसी में नहीं किया गया था। हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की, तो जितने भी मैकॉले साहब के अंतर्गत जो उन्होंने आईपीसी का ड्राफ्ट बनाया था, आप देख सकते हो कि उसमें कई ऐसे प्रोविजन थे जो इंडियन पीपल को गवर्न करने के लिए बनाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल मिस्चिफ बाय फायर, फॉर एग्जाम्पल सेडिशन, ये कुछ ऐसे पनिशमेंट या क्राइम्स थे जो बेसिकली बनाए ही इंडियन पीपल के लिए थे ताकि वो हमको कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो हम अगर आज के टाइम पीरियड में देखें तो इन सारे ऑफेंसेस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया। ठीक है, एडल्ट्री को किया गया। फिर उसके बाद आप देखते हो होमोसेक्सुअलिटी को किया गया। तो इसके बाद हमको समझ में आया कि हमको एक नए एक्ट को बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा बिल एक बन के तैयार किया गया जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया 12 दिसंबर 2023 को। 12 दिसंबर 2023 को एक बिल इंट्रोड्यूस कराया जाता है लोकसभा में कि हम अपने नए क्रिमिनल लॉज का ड्राफ्ट बना रहे हैं। ये आपका प्री का क्वेश्चन बनेगा, चाहे आप कोई स्टेट एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जुडिशरी के एग्जाम्स दे रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद इसको पास किया गया 20 दिसंबर को लोकसभा से। सेम उसी साल 20 दिसंबर को इसको पास किया गया लोकसभा से, और आपका 21 दिसंबर को राज्यसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया। फिर उसके बाद ये बोला गया कि अब से जो ये नई बीएनएस है, बीएनएसएस है, बीएसए है, ये लागू की जाएगी 1 जुलाई 2024 से। तो 1 जुलाई 2024 के बाद से जो आपकी नई भारतीय न्याय संहिता है वो लागू हो गई। अब जब हम देखते हैं बीएनएस को और जब हम देखते हैं आईपीसी को, आपको लगेगा कि दोनों के सेक्शंस में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इसमें जो सेक्शंस हैं आईपीसी में, जो आपके सेक्शंस थे वो थे 511 सेक्शन। ठीक है, और जब आप देखते हो नए भारतीय न्याय संहिता को तो इनमें आपको सेक्शंस काफी रिड्यूस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो आपको लगेगा कि इतने कम सेक्शंस हैं, क्या हटाया गया? मोस्टली नई चीजें ऐड की गई हैं। ठीक है, कई चीजें जो आपको लग रहा है हटा दी गई हैं, वो जो आपका पूरा पूरा एक चैप्टर डेफिनेशन क्लॉज में था, जनरल एक्सप्लेनेशन का, अब इन्होंने उसको सेक्शन 2 में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो आपका जो भी डेफिनेशन क्लॉज था वो अब सेक्शन नंबर 2 में आता है। सेक्शन नंबर जो आपका 6 से लेकर के 52A तक जो आपका डेफिनेशन क्लॉज था, अब वो आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 2 में। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो मेजर पोर्शन था सेक्शन का वो वहां से हट गया है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका पनिशमेंट का चैप्टर स्टार्ट होता था, वो एज इट इज
ये नए बीएनएस में भी चल रहा है। इसके बाद आप देखते हो तो आपका जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर आता है और उसके बाद आपका अबेटमेंट का चैप्टर आता था। जहां पर पहले आप सिर्फ अबेटमेंट पढ़ते थे, अब वहां पर आपकी तीनों जो इनकोएट ऑफेंसेस हैं, अबेटमेंट, अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी, ये तीनों ही ऑफेंसेस को एक साथ ही रख दिया है और इनकी पनिशमेंट भी अब एक ही चैप्टर के अंदर कंक्लूड करके डाल दी गई। फिर इन्होंने क्या किया कि मोस्ट ग्रेव से लीस्ट ग्रेव की तरफ बढ़ने की कोशिश की। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा ग्रेवेस्ट ऑफेंसेस माने जाते हैं जो भी विमेन और चिल्ड्रन के रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं, तो इन्होंने सबसे ज्यादा ग्रेवेस्ट की कैटेगरी में उसको रखा। उसके बाद आप देखते हो कि आपका डेथ वाला या फिर मर्डर वाला जो प्रोविजन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम कुछ मेजर जो चीजें आपकी पूछी जा सकती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। कई पोर्शन जो आपके आईपीसी के थे वो एज इट इज इसमें इनकलकेट किए गए हैं। नई चीजें जो ऐड की गई हैं उसमें से एक है कम्युनिटी सर्विस। आप देखते हो अमेरिका में पहले चल रहा था कम्युनिटी सर्विस वो देते थे, हमारी कंट्री ने भी इसको इनकॉर्पोरेट किया है और अब कम्युनिटी सर्विस आप देख सकते हो कि कई जगह आपको पनिशमेंट में देखने मिल सकती है। सेडिशन आपका 124A 124A में आपका ये ऑफेंस था, उसको हटा दिया गया, लेकिन उसकी जगह पर नया ऑफेंस ऐड किया गया, ट्रीजन। ठीक है, तो अब जब भी हम आईपीसी को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि सेडिशन में और ट्रीजन में डिफरेंस क्या है। फिर इसके बाद हमने इस बार इनकॉर्पोरेट किया टेररिज्म को और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को। ठीक है, इस बार हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि टेररिस्ट एक्ट क्या होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या होते हैं। इस बार हमने उसको भी इनकॉर्पोरेट किया है। जो ये पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इसको एक अलग जगह दी गई। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो आप में जो ये साइबर क्राइम जैसे ऑफेंसेस हैं इसको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी जा रही है। फिर उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने आपसे एक रिकमेंडेशन दी थी कि जो रेप है, आप देखते हो कि रेप की डेफिनेशन में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आया है। 2018 का जो अमेंडमेंट था इन्होंने एज इट इज इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। जो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि रेप को जेंडर न्यूट्रल करना चाहिए, इन्होंने उस रिकमेंडेशन को नहीं माना है। ना ही इन्होंने मैरिटल रेप को रेप की कैटेगरी में इनकलकेट करने की कोशिश करी है। इसके बाद इन्होंने ओमिट कर दिया है सेक्शन नंबर 377। सेक्शन नंबर 377 का वो पार्ट जहां पर होमोसेक्सुअलिटी थी उसको तो लीगलाइज कर दिया गया था, पर जहां पर ऐसे कोई ऑफेंसेस हो रहे हैं जो विदाउट कंसेंट है, क्या उसको डीक्रिमिनलाइज करना जरूरी था? ये एक ग्रे एरिया है आईपीसी का या फिर बीएनएस का, जिसके ऊपर अभी भी काम कर रही जाना जरूरी है। इसके बाद इस बार आप देख सकते हो मॉब लिंचिंग को भी एज एन ऑफेंस इंक्लूड किया गया है, जो पहले हम देख सकते हैं लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू कोशिश करी गई थी कि उसको भी एक ऑफेंस की कैटेगरी में रखा जाए। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो इसमें 358 सेक्शंस हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। सेक्शंस हटाए, बहुत कम सेक्शंस हटाए गए हैं, नई चीजें इंक्लूड की गई हैं। दिक्कत इसलिए अब हो सकती है क्योंकि अब आपको क्लॉज वाइज सेक्शन लर्न करने पड़ेंगे और आप सोच सकते हैं कि क्या क्लॉज वाइज लर्न करना इतना इजी रहेगा हमारे लिए? इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। फिर उसके बाद अब आप देखोगे तो इसमें नए बीएनएस में 20 चैप्टर्स हैं। प्री का सवाल कितने चैप्टर्स होंगे, कितने सेक्शंस होंगे, ये आपका प्री का सवाल बनता है। विमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, सबसे पहले प्लेसमेंट इन ऑफेंसेस को मिली हुई है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि उसी के जस्ट बाद ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस है उनको रखा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप देखते हो तो जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज था उसको सेक्शन नंबर 2 में रखा गया है। फिर आप अगर देखते हो तो पहले सेक्शन नंबर 8 में जेंडर डिफाइंड था, जिसमें ये बोला जाता था कि ही की डेफिनेशन में ही भी इंक्लूड होता है। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी एक कोशिश करी है कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 10 में इन्होंने ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव अप्रोच है। फिर उसके बाद इन्होंने कोशिश करी है कि हम विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखें, विक्टिम्स के लिए हम ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करें, और इन्होंने रिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्विक्ट के भी बारे में कोशिश करी है। हम चाहते हैं कि जो भी कॉन्विक्ट है किसी ऑफेंस का वो भी रिफॉर्म हो, वो भी अपनी गलती से कुछ सीखे। फिर उसके बाद
हम यहाँ पर रिफॉर्मेटिव थ्योरी पहले भी अपना रहे थे, आज की डेट में भी हम आईपीसी या बीएनएस के थ्रू रिफॉर्मेटिव थ्योरी को एज इट इज अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर डिसीटफुल मीन्स या फिर फॉल्स, अगर आप किसी विमेन के साथ फॉल्स प्रॉमिस करके फॉल्स मैरिज कि आप उससे शादी करेंगे, उसके प्रिटेक्स्ट पे आप अगर किसी से इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हो डिसीटफुल वे में, तो फिर उसको भी एज एन ऑफेंस रखा गया है, विच इज ऑल्सो अ गुड मूव आई मस्ट से। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें जहां पर स्नैचिंग होती है, स्नैचिंग को भी एक सेपरेट ऑफेंस की कैटेगरी में रख दिया गया है। तो इतनी देर में हमने समझा कि आईपीसी में और बीएनएस के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। दोनों ही जो आप देख सकते हो एक्ट्स हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंसेस कहाँ अराइज हो रहे हैं। तो आईपीसी और बीएनएस के बीच में जो आपका डिफरेंस है, ये आपका मेन क्वेश्चंस में आ सकता है, जो आपसे पूछा जाएगा। दूसरी बात, आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से कौन से प्रोविजंस हटाए गए हैं, कौन से नए प्रोविजन ऐड किए गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी आपके ऑफेंसेस किए जाते हैं, इस बार इन्होंने उसको भी ऐड ऑन करने की कोशिश करी है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जो नया बीएनएस है, इसने कई मामलों में कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको पहले हमारी आईपीसी इंक्लूड नहीं करती थी, उसको इसने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आईपीसी में और बीएनएस में। तब भी कई लैक्यूनाज हैं जिनके ऊपर ये नया बीएनएस भी काम नहीं कर रहा है, जैसे कि इसने मैरिटल रेप को कहीं पर भी जगह नहीं दी है। होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो 377 में जो ऑफेंस फॉर्म हो रहा था, इसने उसको कहीं पर भी जगह नहीं दी है। जो भी आप देखते हो कि रेप क्या जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नई आईपीसी उसके बारे में बात नहीं करती है। तो ये कुछ लैक्यूनाज हैं जिनमें अभी भी जिनके ऊपर काम करना बाकी है। आप देख सकते हो कि जो हिट एंड रन वाले केसेस थे, उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करी गई थी, पर अभी वो एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन था या एक बहुत अच्छा मूव था जो नए बीएनएस में लाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन उसको एप्लीकेबल नहीं किया जा पाया। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपसे नई आईपीसी में पूछे जा सकते हैं। पुरानी आईपीसी में आपसे जो भी हिस्ट्री पूछी जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोर्ट का इवोल्यूशन था वो कौन से एक्ट से आया है, 1773 के एक्ट से आया था। उस समय हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो है कोर्ट बनाई जाती थी, ठीक है, जिसमें एक काजी, एक मुफ्ती और 3 मौलवी होते थे। उसी के जस्ट ऊपर आपकी एपिलेट कोर्ट बनाई गई, 4 एपिलेट कोर्ट बनाई गई थी, जो कि ढाका में थी, पटना में थी, मुर्शिदाबाद में थी और कैलकाटा में थी। ये आपका प्री का सवाल बन सकता है। फिर उसके बाद आपकी जो सबसे ऊपर की कोर्ट थी वो थी सदर निजामत या फिर फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, जो कि कहाँ थी, फोर्ट विलियम में थी। ठीक है, फोर्ट विलियम कैलकाटा में। और इसके जो पहले जज थे वो थे सर एलाइजा इम्पे। ये आपका कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से। इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो लॉ कमीशन के हिसाब से बनेंगे। तो उसमें भी मैंने आपको बता दिया है कि आपके फर्स्ट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे वो सर मैकॉले थे। इन्होंने उस समय आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और लेक्स लोकी की रिपोर्ट दी। सेकंड लॉ कमीशन जो थी आपकी, वो बेस्ड थी आपके जो भी पर्सनल लॉज हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, उनको कोडिफाई करने में। लेकिन जो उसके चेयरमैन थे सर जॉन रोमिली, उन्होंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए उस समय आपका ये हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ कोडिफाई नहीं हो पाया। आप देख सकते हो आगे चल करके आपका हिंदू लॉ तो कोडिफाई हो गया, पर मुस्लिम लॉ अभी भी कोडिफाइड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी थर्ड लॉ कमीशन आती है। थर्ड लॉ कमीशन में आपके फिर वही चेयरमैन होते हैं सर जॉन रोमिली। इसमें ये बनाते हैं क्या क्या, एविडेंस एक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह इस लॉ कमीशन से आया था। फिर आपकी फोर्थ लॉ कमीशन बनती है जिसमें आपका टीपीए लिमिटेशन एक्ट वगैरह सब बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं आईपीसी की। तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि आईपीसी की एनफोर्समेंट डेट थी 1 जनवरी 1862। और अब अगर आप देखोगे तो बीएनएस की जो एनफोर्समेंट डेट है वो है 1 जुलाई 2024।
ठीक है, इन दोनों से ही आपके प्री के सवाल बन सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आईपीसी आपका एक्ट नंबर 45 था। ये आज का क्वेश्चन है कि आप देखिए कि बीएनएस आपका कौन सा एक्ट नंबर है। ठीक, फिर उसके बाद आईपीसी में 511 सेक्शंस थे, 23 चैप्टर्स थे। जब आप बात करते हो बीएनएस की, तो बीएनएस में आपके 358 सेक्शंस हैं, 20 चैप्टर्स हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि दोनों ही एक्ट्स में इतना सेक्शन का अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्या ऐसा हुआ है कि कई ऐसे पोर्शन होंगे जो डिलीट कर दिए गए हैं, या फिर अब सब क्लॉजेस के थ्रू उन सेक्शंस को बढ़ाया गया है। तो आप ये देख सकते हो कि क्या डिफरेंस है। मैंने आपको डिफरेंस बताया क्राइम और ऑफेंस के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जिनको हम पढ़ते हैं आईपीसी और बीएनएस के बीच में। इसके बाद जब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे तो हम आपसे अगली क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि जो ये नया बीएनएस है इसका डेफिनेशन क्लॉज क्या है, और हम डिस्कस करेंगे बीएनएस के बाकी जो भी चैप्टर्स हैं वो चैप्टराइजेशन किस हिसाब से किया गया है, कि कोई भी क्वेरीज हैं तो आप उनको रिजॉल्व करने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज हो आप उनको रिजॉल्व करने के लिए हमसे किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो। ठीक है, आपको नीचे स्क्रीन पे नंबर्स मिल जाएंगे, आप उन नंबर्स के थ्रू हमें कनेक्ट करके आप हमसे क्वेरीज कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, आप उसमें भी एनरोल करके आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, तो फिर आप हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। बाकी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फिर आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।